नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। देश जब किसी बड़े वैश्विक आर्थिक या सामरिक चुनौती के दौर से गुजरता है, तब प्रधानमंत्री की अपील सिर्फ एक राजनीतिक संदेश नहीं होती, बल्कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी का आह्वान बन जाती है। और यही वजह है कि पीएम मोदी की हालिया अपील को गंभीरता से लेना देश हित से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैर जरूरी खर्चों में कटौती की अपील का असर अब देश भर में दिखाई देने लगा है। मिडिल ईस्ट संकट के कारण देश में बढ़े आर्थिक दबाव और ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा और संसाधन बचत की अपील का देशव्यापी असर हुआ है। देश की विदेशी मुद्रा को बचाने और ईंधन की खपत कम करने के लिए खुद पीएम मोदी, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और कई राज्य सरकारों ने जमीन पर बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सरकार से लेकर निजी कंपनियों तक कई स्तरों पर पीएम की अपील को गंभीरता से लिया जा रहा है। मुख्यमंत्रियों को प्रेरित करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सुरक्षा काफिले यानी एसपीजी में वाहनों की संख्या को 50% तक कम कर दिया है और काफिले में नई गाड़ियां खरीदे बिना मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री की ये अपील ईंधन बचत, संसाधनों के सीमित उपयोग या आत्मनिर्भरता से जुड़ी है, जिसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अब प्रधानमंत्री की अपील है और देश साथ चल पड़ा है। फिर भी सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ वैकल्पिक उपाय है या इसके दूरगामी परिणाम भी होंगे? क्या देश के पास इस वैश्विक संकट से निकलने का यही उपाय है या और भी नीति और रणनीति? पीएम मोदी की अपील पर विपक्ष तो सवाल खड़े कर ही रहा है और इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। आज भी जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें कि भारत लाखों करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा खर्च करता है और सप्लाई चेन भी पूरी तरह तहस नहस हो चुकी और इसलिए देश पर यह दोहरा संकट है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही हमें और ऐसे व्यक्तिगत कामों से भी बचना है जिसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत, विदेशी यात्राओं में कटौती, वर्क फ्रॉम होम और 1 साल तक सोना नहीं खरीदने जैसे सुझावों का असर अब देश भर में दिखाई देने लगा है। देश में कई राज्यों और सरकारी विभागों ने ईंधन बचाने के लिए पहल शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने काफिले में वाहनों की संख्या घटाकर संदेश दिया, जिसके बाद कई केंद्रीय मंत्रियों, राज्यों के मंत्रियों ने भी अपने काफिले छोटे कर दिए हैं। इसके अलावा न्यायाधीशों और अधिकारियों ने भी वाहनों में कटौती की है, साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग पर जोर बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी इस दिशा में सक्रिय हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने अपने सुरक्षा बेड़े में बड़ी कटौती के निर्देश दिए। गाड़ियों की संख्या में 50% तक की कटौती करने को कहा। बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाने को कहा। प्रधानमंत्री की अपील के बाद कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा दिए गए निर्देशों पर डालते हैं एक नजर। योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री ने अपने और मंत्रियों, अधिकारियों के काफिले में वाहनों की संख्या 50% कम की। राज्य सचिवालय, निदेशालय की 50% आंतरिक बैठकें भी ऑनलाइन की जाएं। मेट्रो, बसों, सीएनजी, इलेक्ट्रिक वाहनों और वर्क फ्रॉम होम की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए। डॉक्टर मोहन यादव, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी काफिले में गाड़ियों की संख्या 13 से घटाकर 8 की। मंत्रियों, अधिकारियों को भी पेट्रोल डीजल वाले वाहनों का सीमित उपयोग करने को कहा। रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री दिल्ली। अपने और मंत्रियों के काफिले में तत्काल 50% की कमी के निर्देश। मंत्री विधायक मेट्रो, डीटीसी से चलेंगे। मंत्रियों की विदेशी यात्राएं स्थगित। 3 महीने तक बड़े पब्लिक इवेंट नहीं करेगी सरकार। इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार, जल्द होगी लागू। सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू करने के आदेश। 50% ऑनलाइन मीटिंग। श्रम विभाग और अन्य विभागों को 20% कम फ्यूल। भजन लाल शर्मा, मुख्यमंत्री राजस्थान। वीआईपी काफिलों में गाड़ियों की संख्या को तत्काल प्रभाव से सीमित किया। दौरों और सरकारी कार्यक्रमों के दौरान अनावश्यक वाहनों का उपयोग बिल्कुल बंद। नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री हरियाणा। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की न्यूनतम संख्या रखने का लिया फैसला। सभी विभागों के मंत्रियों और अधिकारियों को यात्रा के दौरान वाहनों की संख्या सीमित करने को कहा। ज्यादा से ज्यादा बैठकें ऑनलाइन माध्यम से करने का आग्रह किया।
सुखविंदर सिंह सुक्खू, सीएम हिमाचल प्रदेश। खर्चों में कटौती के तहत मुख्यमंत्री खुद छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ी का उपयोग कर रहे हैं। फिजूल खर्ची रोकने मंत्रियों के वेतन में 30%, विधायकों के वेतन में 20% की अस्थायी कटौती। सम्राट चौधरी, सीएम बिहार। सरकारी कर्तव्यों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग शुरू। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने अपने सरकारी वाहनों का उपयोग आधा किया। बाइक से दफ्तर पहुंचे फडणवीस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ईंधन की बचत के लिए बाइक से पहुंचे विधान भवन। प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है वो नीचे तक पहुंचे, इसलिए एक प्रयास के रूप में इसको किया है। वैसे हम लोगों ने हमारा जो कॉन्वॉय है उसको भी छोटा किया है, उसको और छोटा करने का प्रयास हम कर रहे हैं। विदेश यात्राएं हमने सबकी जो है वो समाप्त कर दी है, रद्द कर दी है। जहां जहां हम लोग फॉरेन एक्सचेंज बचा सकते हैं, पेट्रोल डीजल बचा सकते हैं, वो बचाने का प्रयास हम करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील की है कि नागरिकों को सब प्रेरणा से पेट्रोल और डीजल खपत कम करने का प्रयास करना चाहिए। प्रधानमंत्री की नसीहत और मुख्यमंत्रियों के निर्देश के बाद अब अलग अलग राज्यों से राजनेताओं और अफसरों की कई तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जिसमें कोई साइकिल पर है तो कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार है तो कोई ई रिक्शा की सवारी करते नजर आ रहा है। सरकार के नेता और मंत्री इसे संकट के वक्त राष्ट्रहित के लिए जरूरी बता रहे हैं। मुझे लगता है एक बहुत स्पष्ट संकेत दिया है कि चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो या आम नागरिक हो, जहां जहां संभव हो पाए वो अपने ट्रैवल प्लान्स में कटौती करें, ईंधन खपत में कटौती करें। जहां जहां हम दुनिया पर निर्भर हैं उस निर्भरता को कम किया जाएगा तो फॉरेन एक्सचेंज भी कम खर्च होगी, दुनिया पर निर्भर रहना भी कम होगा। अभी हमारी राष्ट्र के प्रति हमारा एक योगदान होगा कि संकट के समय हम भी इस आह्वान के साथ जुड़ करके देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी अपील की है, हम सबको उसके साथ जुड़ना चाहिए। तो वहीं विपक्ष सरकार की नीति और रणनीति पर सवाल खड़े कर रहा है। जनता से अपील को सरकार की नाकामी बता रहा है। तो ये प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो आवाम के, जनता के खिलाफ है। मोदी जी ने कहा कि विदेश मत जाओ, मोदी जी ने कहा खाद मत खेतों में उड़ाओ, मोदी जी ने कहा कि खाने का तेल कम खाओ, मोदी जी ने कहा पेट्रोल डीजल कम खरीदो, मोदी जी ने कहा सोना भी मत खरीदो। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैंने एक पत्र लिखा है आपको कि क्या बड़े बड़े पांडाल की फिजूल खर्ची कम होगी? क्या बड़े बड़े आयोजन जो सरकारी खर्चे पे भीड़ आती है उसका 1 साल तक प्रतिबंध लगेगा? क्या आपके मंत्रियों के रख रखाव और रहन सहन, इनकी घरों की मरम्मत अरबों रुपए खर्च होते हैं, क्या उस पर आप लगाम लगाओगे? जो आपके विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, क्या 1 साल तक आप लोग तनख्वाह देश को दान देना चाहते हो? तनख्वाह का परित्याग करोगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी बड़ी जो रैलियों पर सरकारी खर्च, सरकारी विज्ञापन जो बार बार अखबारों में बड़े बड़े आते हैं, क्या सरकार इस पर प्रतिबंध लगाएगी? सवाल ये है कि अगर आप देश की अर्थव्यवस्था आपने बिगाड़ दी, नरेंद्र मोदी ने एक्सेप्ट कर दिया कि मैंने कोलैप्स कर दी देश की अर्थव्यवस्था, तो अल्टीमेटली क्या सरकार को इन निर्णयों को नहीं लेना चाहिए? पूरी तरीके से केवल दिखावा, शोबाजी करते हैं। हम सब लोग ज़मीन के लोग हैं। मैंने अपने सारी गाड़ियों की संख्या घटा दी। आज मैं खुद बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाने वाला हूँ, बाइक से जाऊँगा, बाइक से जाकर उन दर्शन करूँगा। और निश्चित तौर से क्योंकि हम लोग देश हित के लिए, जब देश में समस्याएं आ रही हैं तो पहले अपने ऊपर लागू हो। जैसे हमारे नेता आदरणीय इंदिरा जी ने देश हित में अपने गहने, अपने सोने को दान किया, जैसे देश हित में बनारस की लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक समय लोगों से आग्रह किया कि अन्न ग्रहण न करें, तो खुद पहले लागू किया, अपने परिवार पर लागू किया, अपने घर में एक समय का खाना बंद कर दिया। तो मोदी जी से मेरा आग्रह है कि पहले एक अपने लागू करें, अपने अनुसरण करें, फिर दूसरे के बारे में बोलें। अब सियासत भले जो भी हो, लेकिन पीएम मोदी की अपील का असर ट्रैवल और ज्वेलरी सेक्टर पर भी देखने को मिल रहा है। विदेशी यात्राओं की बजाय घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने की चर्चा तेज हुई है। वहीं सोने की खरीद कम करने की अपील से बाजार में हलचल बढ़ी है। सरकार और उद्योग जगत अब ऊर्जा संरक्षण और विदेशी मुद्रा की बचत को राष्ट्रीय जिम्मेदारी के रूप में देख रहे हैं। अब पश्चिम एशिया संकट और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच प्रधानमंत्री का संदेश केवल अपील नहीं, बल्कि आर्थिक सतर्कता का संकेत है, जिसे राष्ट्रीय हित
आर्थिक मजबूती और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में देखने की जरूरत है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चलिए, तो पीएम मोदी का एक बचत अभियान है और इस पूरे संकट का क्या समाधान निकलेगा, ये एक सवाल भी है। और जो अपील की गई है, जो बात वो कह रहे हैं और जिस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तमाम जो मुख्यमंत्री हैं और इवन राज्यपाल भी जो हैं, वो भी जिस तरीके से चीज़ों को लेकर आए हैं सामने या अपने काफिले में कटौती कर रहे हैं और जिस तरीके भी से भी संभव हो सकता है इस अपील को खुद पहले अपने ऊपर लागू कर रहे हैं और बाद में लोगों से भी इस तरह की अपील कर रहे हैं, तो वाकई में जो एक संकट है उससे उबर पाएंगे। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे सिद्धार्थ तंवर। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे रविंद्र प्रताप सिंह। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे सैयद मोहम्मद तकी। मोहम्मद तकी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आर्थिक मामलों के जानकार हैं डॉक्टर लोकेश भारतीय। लोकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं इंजीनियर दिनेश शर्मा। दिनेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले लोकेश जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम, सुन पा रहा हूँ। हाँ लोकेश जी, देखिए क्या है, जिस तरीके से अपील आई, हमने पहले भी इकोनॉमी को लेकर बात की थी, लेकिन बहुत शॉर्ट में और संक्षेप में सबसे पहले मैं एक आंसर चाहती हूं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक इसे अभियान की तरह ले लीजिए या जिस तरीके से एक अपील उन्होंने की है और अर्थव्यवस्था के लिए भी और इस तरह से कटौती करके भी, चाहे अपने काफिले में हम कटौती करें, एक चुनौती तो है, एक संकट तो है हम सबके सामने, इन सारी चीज़ों को करके या वर्क फ्रॉम होम करके ओवरऑल सिनेरियो जो उनकी अपील के हैं, उससे वाकई हम कितना ज़्यादा इस संकट से निकल सकते हैं, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा और क्या ये जो सामूहिक जिम्मेदारी है वाकई हमें इस चुनौती से और इस संकट से बाहर निकालेगी? राखी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारी जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है, मतलब जो आयात निर्भरता है हमारी, वो 80 से 90% है। और अगर माननीय प्रधानमंत्री जी अगर इस बात को दोहरा रहे हैं बार बार मंचों से, तो आप ये कह सकते हो कि जो 80 से 90% की जो हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है, उसको हम लोग लगभग 60 से 70 के बीच में नहीं ला सकते हैं। बहुत सारी रिपोर्ट जो है मैंने इसके ऊपर अभी देखी कि अगर हम लोग इस लेवल तक सेविंग करते हैं, और इस बात में कोई दो मत नहीं है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी कोई बात अपने मन से कहते हैं तो लोग उनकी बात सुनते हैं। उनका आप कह सकते हो कि क्राउड के साथ में जो कनेक्शन है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। और यहाँ तक कि हमने देखा कि राज्यों के मुख्यमंत्री जो है, जैसे कि आप ही की रिपोर्ट में मैंने देखा यहाँ पर कि फडणवीस जी जो है वो 2 व्हीलर से जा रहे हैं, है ना। योगी जी ने अपने लेवल पे कहा। तो हाँ, आपके प्रश्न का कंक्लूजन में जवाब ये होगा कि जो हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है, जिस पर पैसा हमारा खर्च होता है, मैंने लास्ट टाइम आपको आंकड़े बताए थे, तो वो लगभग 15 से 18% जो है वो कम हो सकता है। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। दिनेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है? दिनेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील या एक जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा, क्योंकि वैश्विक संकट है, इसे हम बिल्कुल नकार नहीं सकते। उनकी अपील भी जिस तरीके से वो कर रहे हैं, ये भी समझ में आता है कि हाँ, कुछ यदि हम ऐसा करेंगे तो हो सकता है इस संकट से हम बहुत अच्छे से निकल सकें, क्योंकि इम्प्लीमेंट वो खुद भी कर रहे हैं, दूसरे जो स्टेट है वहाँ के जितने मिनिस्टर्स हैं, जितने सीएम हैं वो भी कर रहे हैं। लेकिन असल में सवाल है कि इन सारी चुनौतियों का सामना, क्या इन सारी चीज़ों से जो वो बता रहे हैं वाकई हम इससे निकल पाएंगे, क्योंकि विपक्ष इसमें कुछ और बातें कर रहा है। नहीं, बिल्कुल राकेश, कोई दो मत नहीं है। यदि पूरे देश के लोग यदि चाहेंगे तो ये जो संकट की घड़ी है इसको भी हम अच्छी तरीके से जी सकते हैं। इसमें हमको संकट जैसा महसूस नहीं होगा, परंतु इसके लिए हमको तो अपना योगदान तो देना ही पड़ेगा। यदि अपने देश हित में कुछ करना है तो इसमें सभी जनता का भी, खाली नेताओं का ही नहीं, जनता का भी इसमें योगदान होना जरूरी है। देश हित में हमको हर वो चीज करना है जिसमें देश हित का उद्देश्य हो, देश के लोगों के भला हो, इसमें हमको हर वो चीज करना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी जो अपील कर रहे हैं ये बिल्कुल जायज है। उन्होंने, और खासकर प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो इसका असर तो लोगों को पड़ेगा। हाँ, बस इसमें ये देखना है कि आने वाले समय में जो नेतागण हैं, जो चाहे वो नेता की बात नहीं करूंगा कि भाजपा वाले या कांग्रेस वाले, जो नेतागण जो दिखावा करते हैं, जो अपना
मतलब सुखी में कई गाड़ियों की रैली निकालते हैं, आने आने के सामने काफिला रहता है, ये यदि बंद करते हैं कि नहीं, ये सिर्फ खाली खाना पूर्ति करते हैं प्रधानमंत्री जी के कहने का, कि ये सही में दिल से करते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। और इनका ही असर ज्यादा होता है, जनता पे असर पड़ता है, क्योंकि इनके जो काफिले निकलते हैं, आप देखेंगे एक विधायक होगा तो उसके आगे 4 गाड़ी, पीछे 4 गाड़ी, ये दिखावा, अपनी खाली गाड़ी रहती है ना, एक विधायक और खाली गाड़ी चलाता है, सिर्फ क्या हमको अपना जलवा दिखाना है। ये जलवा वाला चीज यदि खत्म हो जाए तो शायद हमारे देश में बहुत सारी चीजें देश हित में कर पाएंगे, और जनता तो करेगी, जनता तो करती भी है। पहले भी प्रधानमंत्री जी जो अपील किए, जनता बिल्कुल दिल से स्वीकार की थी। कोरोना के टाइम पे आप देख सकते हैं कि थाली बजाना, चाहे जो भी चीज किए हैं, तो यदि प्रधानमंत्री जी अपील किए थे तो उस बात को जनता स्वीकारती है। परंतु जो नेतागण है, जो बड़े बड़े उद्योगपति है, जो बड़े लोग हैं ना, ये दिखावा ना करें, ये भी दिल से करें, और यही ज्यादा खर्च करते हैं। जी राखी जी। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी बहुत जल्दी से। अनिल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? अनिल जी। हाँ राखी जी, सुन रहा हूँ, आवाज आ रही है। अनिल जी, हम पहले भी एक दिन चर्चा में थे और अपील को लेके, क्योंकि तब उस समय अपील की ही गई थी और सारी बातें हुई थी। अब तो थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन उस पर दिखता है कि चाहे प्रधानमंत्री की बात करें या हम मुख्यमंत्रियों की बात करें, मिनिस्टर्स की बात करें, और भी तमाम लोग लगातार जिस तरीके से काफिले में कटौती कर रहे हैं। एक खुद भी कहते हैं ना कि हम दूसरों को ज्ञान दें, उससे पहले खुद इंप्लीमेंट करें तो बेहतर होगा। अच्छी बात है, लेकिन सर एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि इन सारी चीजों से कितना हम उबर पाएंगे। सरकार के सामने और भी चुनौतियां हैं, सिर्फ कटौती कर देने से क्या हम इस संकट से निकल जाएंगे? हर वर्ग को देखना पड़ेगा, हर वर्ग को साधना पड़ेगा। वर्क फ्रॉम होम की जो बात कर रहे हैं, आप कितने समय तक कैसे देंगे? आप मान लीजिए उसमें भी कुछ एक क्राइटेरिया आपको बनाना पड़ेगा। सैलरी आप देंगे तो वर्क फ्रॉम होम से कितना काम हो रहा है? देखिए, हर चीज कह तो दिया हमने, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन बाकी चीजों का भी, भाई गाड़ियों का पेट्रोल डीजल की दृष्टि से ठीक है, बाकी चीजों का ये भी एक सरकार की जिम्मेदारी है। इस चीज को कोई नहीं नकारेगा कि सामूहिक जिम्मेदारी है और उससे हम इससे आगे बढ़ेंगे तो निकल सकते हैं, लेकिन जो कहा है उसको कैसे आप इम्प्लीमेंट कराएंगे और कितना लागू होगा, ये भी एक बात है। आपके जितने प्रश्न हैं वो वाजिब प्रश्न हैं, लेकिन आपने ये देखा होगा कि जब जनता साथ खड़ी हो जाती है, जनता सहयोग करने लगती है, तो सारे रास्ते खुल जाते हैं। कोविड काल के अंदर हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे, लेकिन जनता के सहयोग से और सरकार के प्रयास से कोविड काल जैसी महामारी के कार्यकाल को हमने पूरा करा। ऑनलाइन क्लासेज एक सपना होती थी, ऑनलाइन क्लासेज लिया। हमारे पास मेडिकली बहुत वीक स्थिति थी, उसको पूरी तरह से ठीक हुआ। कुल मिलाकर के जब एक सहयोग के रूप में चलते हैं तो सब चीजें ठीक हो जाती हैं। इसी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील करने के साथ साथ में ये भी बिल्कुल ठीक है, वो नीचे तक संदेश जाना चाहिए। दिनेश शर्मा जी कह रहे थे, मैं इनकी बात से भी सहमत हूँ कि निश्चित तौर पर पहले देश के नेताओं को, देश के बड़े लोगों को, देश के उद्योगपतियों को भी ये मैसेज ही नहीं देना चाहिए, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, जिसके तहत हमारी सरकारें, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे देश के जजेज, बड़े बड़े लोग इस बात को कर रहे हैं। मेट्रो से भी सफर कर रहे हैं, साइकिल से भी सफर कर रहे हैं, स्कूटर से भी सफर कर रहे हैं, और गाड़ियां भी, यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री ने काफिले में सिर्फ 2 गाड़ी कर दी, सबका काफिला भी घटा रहे हैं। और ये निश्चित तौर पर जब तक समस्या है, ये आज दिखावटी नहीं है, ये हम बिल्कुल कंपलसरी करने वाले हैं। और 1 साल तक विदेशी यात्राओं के ऊपर भी रोक लगा दी है, अफसरों पर भी, मंत्रियों पर भी, और हम नीचे तक ये चीज जा रही है। और आज जनता भी इस बात को स्वीकार करेगी, आज के समय में हमको अगर सावधान नहीं हुए तो विपत्ति जल्दी हमारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी। विपत्ति हमारे पास ना आए और हम सब चीजों को सेविंग करके लंबे समय तक इस परिस्थिति से जूझ सके। आज विश्व के अंदर जो स्थिति है वो अहम की लड़ाई है। ईरान का अपना अहम है, अमेरिका का अपना अहम है, इजराइल का अपना अहम है, रूस का अपना है, यूक्रेन का अपना है। वो अपने हितों को देख रहे हैं, वो विश्व को नहीं देख रहे, विश्व के दृष्टिकोण को नहीं अपना रहे। आज विश्व में जो संकट आन खड़ा हुआ है, और वो संकट के अंदर हमारे भारत का कोई योगदान नहीं है, हमारे देश के प्रधानमंत्री का कोई योगदान नहीं है, लेकिन जो विश्व के अंदर आपत्ति आई है उसका सामने, उसका असर भारत पर भी पड़ रहा है। तो भारत उससे कैसे निकले, भारत को समाधान कैसे करे? तो स्टार्टिंग यही है कि हमारा देश का मुद्रा, हमारा देश का पैसा बाहर ना जाए, हम विदेश से कम डिपेंडेंट हो, लोकल फिर वोकल, देश में ही उत्पादन हो, देश में ही खर्चा हो, और देश को अपने हिसाब से इसको चला जाए।
बाहर से हम जितना कम पेट्रोल खरीदेंगे, हमारे विदेशी मुद्रा भंडार हमारा सेव होगा। जितना सोना नहीं कम खरीदेंगे उतना होगा। और हमारे प्रधानमंत्री जो अपील है, वो अपील सिर्फ ये है कि हम आज बर्बादी नहीं, स्मार्ट तौर से चीजों को यूज करें। चाहे खाद का मामला है, चाहे सोने का मामला है, चाहे पेट्रोल डीजल का मामला है, चाहे गैस का मामला है, और ये सब करें तो निश्चित तौर पर 140 करोड़ की जनता जब सहयोग करना शुरू कर देती है, तो एक बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हम कर सकते हैं। हमारी देश की जनता ने करा है, इसके लिए हम देश की जनता को धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने पहले भी साथ दिया है और आज देश इसमें आया है, तो देश आज भी जनता साथ करी है। और ये हमारे प्रधानमंत्री ने, इससे पहले जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, मनमोहन सिंह ने अपील करी है और देश ने उन अपीलों को स्वीकार कर, देश ने नहीं, विपक्षी दलों ने भी उसको स्वीकार करा है। विपक्षी दलों भी साथ से साथ आकर खड़े हुए। आज समस्या बीजेपी की नहीं है, आज समस्या कांग्रेस की नहीं है, आज समस्या देश की है और देश के प्रत्येक नागरिक की समस्या है और हम सबको मिलकर के इसका समाधान करना है, आपस में लड़कर के समाधान नहीं करना। और मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि हमारे जितने भी बीजेपी के लोग हैं, जितने भी हमारे मंत्री हैं, जितने भी लोग, उन सबने तो ये तय कर लिया है। और आज सबसे बड़ी बात है, आपके चैनल के माध्यम से आया कि हिमाचल के मुख्यमंत्री ने भी अपने उसमें काफिले में कटौती करी। तो ये बहुत अच्छी बात है। हम सब मिलकर इस संघर्ष का, इस आने वाली विपत्ति का सामना करेंगे, सबके सहयोग से करेंगे, सबको साथ लेकर चल के करेंगे। और ये दिखाई देगा कि किस तरीके से देश, पूरे विश्व को ये दिखाई देगा कि भारत हर परिस्थिति में, हर परेशानी से एकजुट होकर खड़ा होता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि इससे पहले जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, तो देश का नेतृत्व माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करा था और विदेश में जाकर के देश का गुणगान करा था, देश का विरोध नहीं करा था, देश की कमियां नहीं बताई थी। और उसको पूरा विश्व इस चीज को देख करके अचंभे में था कि भारत के विपक्ष के नेता आज भारत के बारे में विपक्ष में, विदेश में क्या पॉलिसी रख रहे हैं, क्या विचार रख रहे हैं, किस तरीके से बात को कर रहे हैं। और उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा था कि भारत हमारा देश है, हम भारत के नागरिक हैं, भारत के हित में ही हमारे हित हैं। हमारी आपस में मतभेद हो सकते हैं, बीजेपी कांग्रेस में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब अगर देश पर संकट आएगा तो पूरा देश एक साथ खड़ा है, पूरा पक्ष विपक्ष सब एक साथ खड़ा है। और आज इस तरह की जो परिस्थिति पैदा हुई है, तो आज हमको राजनीतिक द्वेष भाव को भूल करके एक साथ खड़े होने की आवश्यकता है। देश को गुमराह करने की जरूरत नहीं है, देश की जनता को गुमराह करने की जरूरत नहीं, देश की जनता को सही रास्ता दिखाने की जरूरत है कि आज इन परिस्थितियों में हमको सेविंग करनी है। सेविंग करके हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कम ना हो, उस पर हमें ध्यान देना है। तो इसलिए प्रधानमंत्री अपील है, आज जनता पूरे सहयोग इस बात के लिए कर रही है। धन्यवाद राखी। ठीक है, सिद्धार्थ जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी देखिए, पक्ष विपक्ष के नजरिए से बहुत सारी चीजें आती हैं, आती रहेंगी। फिलहाल चर्चा जो है कि जिस बचत की बात की जा रही है, जिन गैर जरूरी खर्चों में कटौती को प्राथमिकता देने की बात की जा रही है, क्या वाकई इस वैश्विक संकट से हम बाहर निकल पाएंगे? और क्यों विपक्ष को ऐसा लगता है कि ये जो अपील है ये सिर्फ ऐसे ही है, करना होता, बचाना होता तो कोई बहुत सारी चीजें पहले से ही प्रयासरत होती? क्या मत है आपका? देखिए, जो अपील ये की जा रही है पूरे तरीके से है, क्योंकि युद्ध आज से तो चल नहीं रहा है। युद्ध चलते हुए तो काफी समय हो चुका है, लगभग 3 महीने के करीब हो चुका है। उस बीच में आप चुनाव प्रचार में पूरे काफिले के साथ आपके मंत्री, आपके सांसद, आपके विधायक, आपके उम्मीदवार सब बड़े बड़े काफिले के साथ रोड शो कर रहे हैं। उस समय पेट्रोल, ईंधन सब कोई चर्चा में नहीं था, किसी को चिंता नहीं थी। हवाई जहाज में जा रहे हैं, दिल्ली से रोज फ्लाइट हो रही है, आप प्रचार करने अलग अलग प्रदेश में जा रहे हैं। अगर ये चिंता होती और ये दूरगामी परिणाम के लिए सोचा गया होता तो आजकल तो आप रैली को ऑनलाइन मोड से भी संबोधित कर सकते थे, रोड शो करने की क्या जरूरत थी। अब चुनाव हो गए, अब सब का ठीकरा जनता के ऊपर। आप जानो, आपका काम जाने, आपको खुद देखना है। हमारा चुनाव हो गया, हमारी सरकार बन गई, अब आप जाने, आपका काम जाने, वो वाली उनके काफिले में कितनी गाड़ियां चल रही हैं, पूछिए जरा बीजेपी के प्रवक्ता से।
वो गाड़ियां, वो किस हैसियत से इतनी गाड़ियां, इतनी सिक्योरिटी उनको मिली हुई है, वो काफिला इतना लंबा बड़ा काफिला क्यों है? दिल्ली की मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कल रील दिख रही थी प्रधानमंत्री की कि 2 गाड़ियों में उन्होंने अपना काफिला कर दिया है। पहले बड़ा काफिला लाहौल लस्कर की मुख्यमंत्री ने अभी बताया गया है कि कट कर दिया है, कट करके 4 गाड़ियों का काफिला किया है। की जब सरकार थी वो 2 गाड़ी के काफिले में चलती थी। अजय माखन जी गृह राज्य मंत्री थे, पी चिदम्बरम साहब गृह मंत्री थे जब देश के, वो 2 गाड़ी या 1 गाड़ी के काफिले में चलते थे। अब की गाड़ियों से कम की गाड़ी में कोई नेता मंत्री भारतीय जनता पार्टी का नहीं, और उनकी तो वैसे ही गाड़ियों की एवरेज इतनी कम है। हरियाणा रोडवेज, पंजाब रोडवेज और जितने तमाम राज्यों की रोडवेज की बसेस हैं उसके अंदर 1 सीट सांसद विधायक के लिए रिजर्व होती है। चल के दिखाइए ना उन बसेस में, आपको जनता के साथ आपका जुड़ाव भी होगा और समस्या का भी पता चलेगा। वो फ्री होती है और वो यात्रा, हर सरकारी बस, हर प्रदेश की बस के अंदर 1 सीट रिजर्व होती है सांसद विधायक के लिए। उस पे चलिए। ट्रेन में आपका पास होता है, आपका फ्री होता है, उसमें चलिए। क्यों चलना है 40-40 50-50 लाख? क्यों इतने लंबे लंबे काफिले चल रहे हैं सांसदों के इनके? चलिए ना सस्ती गाड़ी में। और रैलियां हो रही हैं, अभी ये शपथ ग्रहण हुआ है, शपथ ग्रहण तो वर्चुअली भी हो सकता था। उसमें इतनी जनता दिल्ली से गई है, अलग अलग प्रदेशों से इनके मुख्यमंत्रियों ने सबने डेरा डाला है, अटेंड करने गए थे। ऐसी तो कोई जरूरत नहीं थी जब इतना संकट। तो सब जब अब संकट हमारे चौखट पर आ चुका है तो अब सब कुछ जनता, कोई सरकार अपना चुनाव लड़ेगी, प्रचार करेगी, गाड़ी में घूमेगी, ये सरकार करेगी। जनता अपना अपने आप देख ले। इस नीति पर काम हो रहा है। ठीक है सिद्धार्थ जी, शायद आप नेटवर्क में नहीं, क्योंकि ऑडियो बहुत ब्रेक हो रहा है आपका। हालांकि मैंने बीच में इंटरप्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत कुछ मैं समझ पा रही थी जो आप कह रहे थे, पर ऑडियो बहुत ब्रेक हो रहा था सर। तो कोशिश करेंगे एक बार फिर से कनेक्ट करें। हाँ, क्योंकि ऑडियो ब्रेक होता है तो फिर समझ में नहीं आता, वॉइस क्लियरिटी नहीं होती तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। पर ठीक है, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। रविंद्र जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम। पीएम का बचत अभियान या बचत अपील, कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि अब अभियान जैसा हो गया, हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है। कोई जज है तो साइकिल से पहुंच रहे हैं कोर्ट, कोई ई रिक्शा का इस्तेमाल कर रहा है, तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग कर रहे हैं। बड़े बड़े जो काफिले हैं प्रधानमंत्री का, खुद मुख्यमंत्रियों के और बाकी मिनिस्टर्स के, उनमें कटौती कर दी है। तो ऐसा लग रहा है बहुत सारी बचत हो सकती है। अब 2 पहलू हैं, विपक्ष का अपना एक दूसरा मत है, और एक नजरिए से देखें तो यदि आप इन सारी चीजों को करके जाएंगे तो मेरे लिए तो व्यक्तिगत एक बड़ा सवाल है कि इतनी कटौती करके, इतनी सारी चीजों को होल्ड करके, क्या वाकई जो हम चाह रहे हैं, जो बचत हम देख रहे हैं और आने वाले समय में हमारे लिए अच्छी होगी, क्या वो हो पाएगी? यदि वो हो पाएगी तो मुझे लगता है सबको करना चाहिए। राकेश जी, पहले तो आपको ये सूचना दे दें, जो आप डिबेट करा रही हैं बाई लाइन, एक दिन में वही जज, वही मुख्यमंत्री, वही प्रधानमंत्री, बस एक ही शब्द आपने बोला कि जज साइकिल से चल रहा है। ऐसे में 3 डिबेट कर चुका हूं। बड़ा आश्चर्य का विषय है कि एक सेम बाई लाइन डिबेट 3-3, 4-4 चैनल करा रहे हैं। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? चलिए अब आ ही जाते हैं, मान लीजिए कराया जा रहा है या हो ही रहा हो, मान लेते हैं, कभी कभी आश्चर्य भी हो जाता है। तो अब ये देख लेते हैं कि पीएम जी की जो अपील है वो ये बता रहा है, प्रधानमंत्री की जी अपील, कि वो बुरी तरीके से उनकी जो आर्थिक नीतियां थी, विदेश नीतियां थी और आंतरिक नीतियां थी, पूरी तरीके से असफल हैं। और अपनी इसी असफलता को बार बार आपदा बोलते हैं, तो आपदा को अवसर में बदलते हैं। तो अपनी इसी असफलता को इवेंट बाजी करा रहे हैं। कैसे? मुख्यमंत्री नहीं चलेगा, जज नहीं चलेगा, पता नहीं क्या क्या, मतलब अजीब सी बातें हैं। जो आप भी ध्यान से सुनिएगा, जो आपने बोला ना, तो बहुत अजीब सी बातें लगेंगी। उसका अगर देखना चाहती हैं तो वो देख लीजिए, जरा आंकड़ेबाजी देख लीजिए। अगर ये सब नहीं चलेंगे तो जनप्रतिनिधि ना चले और ब्यूरोक्रेट्स ना चले, तो हमारे वहाँ लगभग 5,000 जनप्रतिनिधि हैं और 12,000 ब्यूरोक्रेट्स हैं। IAS PCS की बात करते हैं, 17,000 हो गए, 20,000 मान लेते हैं।
ये सब पैदल बताया ना आपने, जस्ट साइकिल से वाला आप नहीं बोला, आप साइकिल से सब चलने लग जाए तो क्या हो जाएगा? 20,000 जो बंद हो जाएंगी, सारे के सारे साइकिल से आने लग गए, क्या हो जाएगा आर्थिक स्थितियों में? आर्थिक स्थिति जो मोदी जी जहां लेके गए हुए हैं 2,55,000 करोड़ रुपए का उधार, प्रति व्यक्ति पे 4,80,000 रुपए का उधार, नेट एफडीआई 98% घट गई। क्या कल्याण हो जाएगा ये 20,000 गाड़ियों से? इसमें क्या आने जा रहा है? अब दूसरी बात यह है कि जो यहां तक हम पहुंचे हैं, इसका मुख्य कारण यही है कि प्रधानमंत्री जी इतने आत्ममुग्ध हैं और अहंकार से हमेशा पीड़ित रहते हैं और झूठ बोलते हैं, हर बार झूठ बोलते हैं। बता रहा हूं कैसे। अभी इससे पहले 3 अपील कर चुके हैं और झूठ बोल चुके हैं, तो उसका यही सब परिणाम है। कह रहे थे नाली वाली गैस तो ला के देना, नाली वाली गैस तो वो घर घर सप्लाई करा दें नाली वाली गैस। अब इन्होंने झूठ कहाँ बोला था? इन्होंने ऐसे ही बातें नोटबंदी के सामने कहा था, साहब अभी हम सब नोट बदल दे रहे हैं, नोट बदल देने से आतंकवाद एकदम बंद हो जाएगा। तो आतंकवाद बढ़ गया, तो चाहे नक्सल आतंकवाद हो, चाहे इन्फिल्ट्रेशन का आतंकवाद हो। फिर इन्होंने कहा था जीएसटी में, साहब अभी 30 दिन 50 दिन का समय दे दो, सड़क पे मारना। तो जीएसटी के बाद एक सामान्य आदमी पे 65% का टैक्स लग गया, चौराहे पे तो दिखे नहीं कहीं मोदी जी। फिर कोरोना में ऐसा किया था, तो पहले कह रहे नहीं आप अपने मर्जी से कर लिए, टार्च बजा लिए, थाली बजाइए, उसके बाद डंडा से पीट पीट के भारत के नागरिकों को सड़क पे पैदल घसीट घसीट के चला दिया प्रधानमंत्री ने। कोई विश्वास नहीं मानने वाला, कितनी भी इवेंटबाजी करा दें, कितना शब्दशः डिबेट करा दें, कोई नहीं मानने वाला। अब खर्च कहाँ सबसे ज्यादा हो रहा है? जनता से तो खर्च करने की बात कर रहे हैं, जरा सुनिए खर्च, सबसे ज्यादा खर्च कहाँ पर हो रहा है? एक दिन में मोदी जी की सिक्योरिटी में 1.5 करोड़ रुपए खर्च होता है। क्यों नहीं बताया कि मैं अपनी सिक्योरिटी को खत्म करने जा रहा हूं? कौन सा डर है? मोदी जी नहीं रहे हैं या हम लोग नहीं रहे हैं तो क्या देश नहीं रहेगा? देश रहेगा। देश बहुत सारा 2 करोड़ वर्ष है हमारा, मोदी जी के नाते नहीं है या हमारे नाते नहीं है। तो अगर ये 1.5 करोड़ रुपया मतलब 500 करोड़ से ज्यादा साल में केवल अपने ऊपर खर्च करते हैं सिक्योरिटी में, उसको क्यों नहीं कम खर्च कर दे रहे हैं? दूसरा खर्चा उन्होंने किया हुआ है, करीब 1,000 करोड़ रुपया खर्च किया है। दुनिया के 1/3 देश घूम के चले आए, अभी प्लानिंग भी बना रहे हैं घूमने का, दूसरे को मना कर रहे हैं और प्लानिंग बना रहे हैं जाने का। जहां पर 1,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं, तो उनको कहना था मैं विदेश नहीं जाऊंगा 1 साल तक। कहा उन्होंने? नहीं कहा। जहां सबसे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, क्या कर दिया? बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन करा दो। ऑनलाइन क्लास जानती है कौन कर पाएगा? मिडिल क्लास में भी जो अपर मिडिल क्लास होता है वो कर पाएगा। स्कूल तो आपने पहले ही बंद करा दिए हैं। कितने बताते हैं? कोई 25,000 बताता है, कोई 72,000 बताता है, कोई इनके पास आरटीआई का जवाब तो देते नहीं। स्कूल तो आपने पहले ही बंद करा दिए हैं। अब जो बच्चे अपर मिडिल क्लास के पढ़ भी सकते थे, उनको भी आपने क्या घर पे ऑनलाइन पढ़ो, मतलब घर में क्लेश पैदा कर दो। और स्कूल वाले तब भी फीस लेते रहेंगे। कोरोना में ऐसा हो चुका है, फीस नहीं छोड़ी स्कूल वालों ने। तो आप करना क्या चाहते हैं इस देश के साथ? और ये जब घटना घटित हो रही थी 28 फरवरी को, जब स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज बंद हो रहा था, तो मालूम था 20 सप्लाईज हैं साउथ ईस्ट एशिया को ब्लॉक हो जाएंगी, तो 20% सप्लाईज ब्लॉक हो जाएंगी। और जो आपको 2 देश ईरान 2019 से रुपए में आपको, पेट्रोल डॉलर में नहीं, रुपए में आपको एनर्जी देता था, आपने उससे लेने से मना कर दिया अमेरिका का पिट्ठू बन के। फिर आपको 2022 से रूस देता था रुपए और रूबल में, आपने अमेरिका का पिट्ठू बन के उससे भी लेना बंद कर दिया। अब जब अमेरिका के इस पिट्ठू ने कहा कि जाइए ले लीजिए, अब आपने लेना शुरू किया, उसने प्रीमियम दरें लगा दिया। इस सारे संकट के लिए केवल एक व्यक्ति जिम्मेदार है जो हमारे देश में आया। ऐसा कोई संकट ना था, ना आने को आता। और जो हमारा इंपोर्ट्स था, हम बेनिफिट में, अमेरिका एक ऐसा देश था जिससे हम लाभ में व्यापार करते थे, अमेरिका का पिट्ठू बन के उसको घाटे का व्यापार बना दिया। लेकिन एक शब्द सही बोलने को तैयार नहीं। इवेंट कराएंगे मीडिया के माध्यम से, प्रोपोगंडा के माध्यम से, मंत्रियों के माध्यम से, और जाने अभी फिल्म स्टार भी आने बाकी हैं, अभी मिलेंगे किसी परिवार से। वो हमारे कितनी थी? 15 गाड़ी थी, अब नहीं चल रही। तो इस प्रकार से देश को गड्ढे में नरेंद्र मोदी जी ने डाल दिया है। मुझे लगता है
यही अवसर है कि नरेंद्र मोदी जी से ही मुक्ति ले ले ये भारत देश। कठिन समय हमने इससे बहुत ज्यादा देखा है। हमारे ऊपर जितने भी देश के जितने भी आक्रांता हैं, सब हमारे ऊपर आक्रमण किया है। हमने उन स्थितियों को संभाला है और देखा है मजबूती के साथ कि नरेंद्र मोदी जी तो कुछ भी नहीं है, बिंदु भी नहीं है जो हम लोगों ने झेला हुआ है। तो ये झूठ है। इनकी बात कोरोना में झूठ निकली है, इनकी बात जीएसटी में झूठ निकली है, इनकी बात नोटबंदी में झूठ निकली है। कोई बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं आपको फिर चेतावनी दे रहा हूं, एक बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। मुझे लगता है पहले रोकने जा रहे हैं, रोकने के जाने के बाद कब्जा करेंगे, कब्जा करने के बाद 2/3 बहुमत पे कब्जा करेंगे। फिर ये जैसे रूस के पुतिन बन गए हैं, ऐसे ही भारत के पुतिन बनने की चेष्टा करेंगे। तो मैं चेतावनी दे रहा हूं आपके माध्यम से कि भारत की जनता नरेंद्र मोदी के असली चेहरे को अब तो पहचान जाए। धन्यवाद। सैयद मोहम्मद तकी जी, मुझे सुन पा रहे हैं? अनिल जी 1 सेकंड रुकिए, उनकी प्रतिक्रिया आ जाए फिर आती हूँ। हाँ लोकेश जी 1 सेकंड। जी सुन रहा हूँ। सैयद मोहम्मद तकी जी देखिए, सबके अपने, हाँ आपकी आवाज आ रही है, सबके अपने अपने मत हैं। मूल चर्चा जो है वो ये तो है ही कि जो एक अपील है या जो एक बचत अभियान है जिस तरीके से फैलाया जा रहा है, मेरा मूल इस चर्चा का एक ही प्रश्न है, मेरा व्यक्तिगत भी, और मैंने उसी से चर्चा को शुरू किया था जो मैंने लोकेश जी से पूछा था कि इतनी कटौती करने के बाद, इतनी चीज़ों को खुद इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या असल में हम वो वाली बचत कर पाएंगे जिसकी हमें ज़रूरत है? तो ये एक चर्चा मूल रूप से है और ये सबसे बड़ा सवाल है। कौन क्या कर रहा है? आप साइकिल से जा रहे हैं, आपकी मर्जी है, आप स्कूटर से जा रहे हैं, आपकी मर्जी है, आप बचत करेंगे, देश के लिए करेंगे, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो ये कहता है कि वर्क फ्रॉम होम करने से या ऑनलाइन स्कूल क्लासेस लगाने से या पेट्रोल डीजल में आप अपने काफिले में कटौती करने से असल में जो चीज हमें बचानी है, क्या हम उतना कर पाएंगे वर्तमान की स्थिति को देखें? ये मूल प्रश्न है। राखी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस डिबेट में शामिल किया। मैं अपना आगाज 4 लाइनों से करना चाहता हूँ। यही आगाज था मेरा, यही अंजाम होना था, मुझे बर्बाद होना था, मुझे नाकाम होना था। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। भारत एक चमकता हुआ चांद था, बढ़ती अर्थव्यवस्था थी। मोदी ने 14 साल में, मोदी जी ने 13 साल में उसको एक टूटा हुआ चांद बना दिया और वो अब तो विकसित देशों में भी नहीं है। सबसे बड़ा इन्होंने गलत काम किया था नोटबंदी का। उसके बाद में बार था उस नोटबंदी की नाकामयाबी को उन्होंने कोविड के आड़ में छुपाया और उस दौरान हमारी अर्थव्यवस्था माइनस में चली गई थी, -6.7 उससे नीचे गई थी, -10 तक चली गई थी। ये इतना बड़ा हमारे देश के अंदर इतना बड़ा प्रॉब्लम आई है और ये सब चीजें बचाने के लिए तो बचाना तो हर व्यक्ति बचाना चाहता है। मेरे पास भी मेट्रो कार्ड है, देखिए मेट्रो कार्ड मैं यूज करता हूँ, मैं भी पैसा बचाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे अंदर कॉमन सेंस है कि दूरी को अगर मैं 5 रुपए में, 20 रुपए में या 30 रुपए में तय कर सकता हूँ तो दूरी को मैं अपने पेट्रोल से, गाड़ी से क्यों तय करूँ? ये तो कॉमन सेंस है। और जिस देश में लोगों की आमदनी लगातार गिरती जा रही है वहां तो लोगों का बचत करना तो उनके एक डीएनए में आ गया है। अब हर भारत का व्यक्ति बचत करता है और पैसा बचाना चाहता है, अपने भविष्य की तरफ आगे बढ़ना चाहता है। इसीलिए हमारे देश में इतनी सारी बचत योजनाएं चल रही हैं, इसी हमारे इतनी वजह सारे बैंक जो है बचत योजनाएं लेके आ रहे हैं। लेकिन अब ये देखिए क्या लोगों के पास वाकई में पैसा बचा? अभी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट बच रहा था कि इंश्योरेंस कंपनीज के लोग इंश्योरेंस कर रहे हैं और जब इंश्योरेंस कराने के लिए वो हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम देने के लिए किसी पेशेंट को एडमिट कराते हैं तो लोगों के पास 1 लाख रुपया कैश भी नहीं था कि वो अपना इलाज, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सके। उन्होंने वो पैसा भी क्रेडिट कार्ड से लिया। सर लोगों के पास कैश की बहुत कमी है, पैसा बहुत कम है लोगों के पास और लोगों का ये स्थिति थी ज्यादातर लोगों के पास 73% के बाद कि उन्होंने 1 लाख रुपया भी क्रेडिट कार्ड से लिया ताकि अपने प्रियजनों का इलाज करा सके जो इंश्योर्ड थे। तो आप देखिए देश के अंदर स्थितियां कैसे ही लगातार बढ़ती जा रही हैं। बात 2 करोड़ रोजगार की हुई थी कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, उस पर बात नहीं हो रही है। हमारी जो वित्त मंत्री है सीतारमन जी जहाँ कहती हैं वहाँ WHO जाती हैं, IDF की मीटिंग आती है, वो कहती है कि हम देश के अंदर गिग जॉब स्टार्ट करेंगे, 2 करोड़ गिग जॉब, 2.5 करोड़ गिग जॉब लेके आएंगे। अब गिग जॉब के अंदर क्या उनका हेल्थ इंश्योरेंस होगा, क्या उनको पेंशन मिलेगी, कितने साल घंटे के हिसाब से पैसे मिलेंगे लोगों को? आपने 4 घंटे काम किया, पैसा लिया, 5 घंटे पैसा लिया, डॉक्टर खत्म। अब महीने के हिसाब से सैलरी नहीं मिलेगी। क्या वो जो हम लोगों को सरकारी नौकरी होती है, जो सरकारी नौकरी पेंशन मिलती थी, पेंशन बंद कर दी, पेंशन के बाद जो महीने के साथ तनख्वाह मिलेगी। अब तो गिग जॉब हो रही है और गिग जॉब सिर्फ ऐसे नहीं है जो जोमेटो के लिए है या स्विगी वर्कर्स के लिए या ब्लिंकिट वाले करेंगे। ये गिग जॉब सब में आएगी। ये गिग जॉब डॉक्टर्स के लिए भी आएगी, गिग जॉब इंजीनियर्स के लिए आएगी। 2 घंटे के लिए डॉक्टर हायर किया, पैसा दिया, खत्म।
ये प्रेस मीडिया के लिए भी आएगी। आपको एंकर लिया गया है 2 घंटे के लिए, 2 घंटे में प्रोग्राम चलेगा, पैसा लिए निकलिए, ये सबको हिट करने वाला है। और इस बिग जॉब की वजह से जो अवस्था है और नीचे गिरती जाएगी, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। आपको लोन, बैंक लोन देगा जब आपके पास इनकम रेगुलर होगी। घर बनाने के लिए लोन मिलेगा, 20 साल लोन लेता है आदमी, जब उसकी इनकम रेगुलर होती है। तो आप देखिए देश गर्त में गिरता चला जा रहा है, यही सब गलत नीतियों की वजह से। और इन्होंने हमेशा, बीजेपी ने एक ईंट की दीवार खड़ी करने की कोशिश करी है, खामखाई के लिए, अपने आप को अलग दिखाने के लिए। अलग दिखाने में उतना अलग लगा दिया कि देश का बंटाधार कर दिया। आप देखिए ये कहते हैं इंदिरा गांधी ने अपील की थी। अरे इंदिरा गांधी ने अपील की थी तो क्या आप देश को 1971 में 72 में लेकर चलेगा क्या? तो 1971 उन्होंने ये अपील गया। और आपकी नीतियों की वजह से देश 50 साल पीछे लग गया और देश में वो स्थिति आ गई है कि आप लोगों से कह रहे हैं पेट्रोल ना यूज करिए, डीजल ना यूज करिए, ये ना यूज करिए, वो ना यूज करिए। हमारा देश एनर्जी रिच देश है, लेकिन इस देश के लोग इसकी एनर्जी को समझ नहीं पाए। जहां जिस देश के अंदर 1198 किलोमीटर कोस्टल एरिया हो, जहां लक्षद्वीप हो, अंडरद्वीप हो, कोस्टल एरियाज है, जहां विंड एनर्जी है, जहां वेव एनर्जी है, जहां सोलर एनर्जी है, जहां कोल एनर्जी है, वर्ल्ड का 3rd सबसे बड़ा कोयला हमारे पास भंडार है। अब वहां पे एनर्जी एफिशिएंट नहीं है। ये कैसी बात आप कर रहे हैं? किस तरह की बात कर रहे हैं आप? दुनिया में सबसे रिच देश अगर कोई एनर्जी में तो हम लोग हैं। इतनी सारी नदियां हैं, लेकिन हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो युवाओं के दिमाग के अंदर जो जातिवाद का, धर्मवाद का जहर घोला गया है, वो देश को विकास नहीं करने दे रहा, वो देश को इनोवेशन नहीं करने दे रहा, वो देश को नई सोच नहीं पैदा करने दे रहा है। हमारे पास बायो वेस्ट आता है, इतनी सारी गाय हैं हमारे पास, इतने सारे गाँव हैं, इतने सारे बफेलोज हैं, उनका बायो वेस्ट वो हम क्यों नहीं यूज कर पा रहे हैं? कहाँ है वो टेक्नोलॉजी? को नहीं यूज कर पा रहे, क्योंकि हमारे देश को झोंक दिया गया है एक व्यक्ति को ही महान बनाने में, एक व्यक्ति को बड़ा बनाने में। इतना बड़ा उसको बना दिया गया है कि देश अब उसके आगे बहुत छोटा हो गया है। ठीक है। और इस वजह से ये सारी अपीलें की जा रही हैं। और इस तरह छोटी छोटी वजह से राखी जी कोई कुछ नहीं होने वाला है। ये सब भ्रम है, आंखों का दिखावा है, ये सब धोखा है जो जनता को दिया जा रहा है। आज भी मूल दवा जनता के हैं कि नौकरियां कहाँ हैं, पेपर क्यों लीक हो रहे? 93 पेपर लीक हो गए, नीट का पेपर लीक हो गया, कहाँ गए? 3 महीने अब लोगों को सुन लिए, 3 महीने जो लोग हॉस्टल में बच्चे रह रहे थे, मतलब कई 3 साल से 4 साल से रह रहे थे, ये आखिरी दांव था कि नीट आखिरी बार कर रहे हैं, उसके बाद कुछ और करेंगे, उनको अब हॉस्टल में और रहना पड़ेगा। तो वहां बिजली खर्चा नहीं होगा, फोन का पैसा नहीं खर्चा होगा, वहां चीजें नहीं खर्चा होंगी। तो क्या कर रहे हैं आप क्यों इस तरह का मजाक देश रात कर रहे हैं? ये भद्दा मजाक है देश का, कुछ नहीं आगे जी है। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। कई सारे मेहमान कुछ कहना चाह रहे थे। एक सेकंड अनिल जी, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ लोकेश जी बोलिए। लोकेश जी, एक छोटा सा मेरा सवाल भी है। देखिए मैं कभी भी ना, जब कुछ अच्छा आता है उसका स्वागत करते हैं। जब हमें लगता है कि इसका आने वाले समय में क्या इफेक्ट होगा, तो उस पॉइंट को भी लेना है। मैं हमेशा अपनी चर्चा में करती हूँ। जैसे इन्होंने अपील करी, अच्छी बात है। आपने कटौती करी अपने काफिले में या प्रोसेस कर रहे हैं, चलिए ठीक है, स्वागत है, आप करिए। साइकिल से चल देंगे, आप पैदल चल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। लेकिन तीसरा सवाल ये भी है कि दूसरे सेक्टर पे जाइए। मैंने इसीलिए शुरुआत यहाँ से कहती कि हर वर्ग, हर सेक्टर में क्या ये पॉसिबिलिटीज हैं कि ये हो पाए। जैसे मान लीजिए वर्क फ्रॉम होम है, कितने लोगों को देंगे, किस किस सेक्टर में देंगे, क्या वो उतना कर पाएंगे? दूसरी चीज, हर व्यक्ति क्या साइकिल से जा पाएगा? देखिए ठीक है, आपने बाउंडेशन नहीं दी, आपने एक अपील करी, लोगों के ऊपर है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल, जैसे मान लीजिए विदेश यात्राओं की बात है, और आज तो कहीं सुनने में भी आया है कि बहुत सारी फ्लाइट्स जो थी इंटरनेशनल, उनको ऑलरेडी कैंसिल किया गया कि हम नहीं करेंगे। तो जितने लोग काम कर रहे हैं उनका क्या, उनकी सैलरी क्या मतलब फ्लाइट कैंसिल है तो वो लोग अपना ग्राउंड पर काम करेंगे या फिर वो वर्क कैसे, उनके लिए आप क्राइटेरिया। तो हर चीज चाहिए, हर चीज की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, तभी कुछ होगा। नहीं तो होगा क्या कि डबल चीजों में ना एक टेंशन भी बढ़ेगा, लोग परेशान भी होंगे। गोल्ड में वैसे ही आप इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा ही चुके हैं, वो कहीं ना कहीं एक चीज है, हम और आप चर्चा कर चुके थे। नॉर्मल चीजों को मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करूं तो खाने पीने की चीजें थोड़ी थोड़ी महंगी हो रही हैं, दूध के दाम आज से बढ़ गए हैं। तो ओवरऑल जो सिनेरियो है ना, वो बहुत पैनिक करने वाला है। तो सिर्फ इस कटौती से या हम पेट्रोल डीजल या हम पैदल चलने लगे इससे हो पाए, ये मुझे थोड़ा सा टफ लगता है। बिल्कुल राखी जी, देखिए मैं अपने जवाब में इस बात को रखने वाला था, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन कि क्या ये संभव है। तो मैंने पहले भी कहा था कि जो ऑनलाइन बिजनेस होता है खासतौर पे, वो हर सेक्टर के लिए अप्लाई नहीं होता।
जैसे अब आईटी सेक्टर की हम लोग बात करें तो आईटी सेक्टर में वर्क फ्रॉम होम बहुत इजी गोइंग प्रोसेस है। बट जैसे मान लीजिए कि एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो बच्चों आपको बता रहा हूँ कि बच्चों से अगर आप पूछेंगे तो वो खुद चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस ना हो। पढ़ने वाले बच्चे तो यही चाहते हैं, है ना। उसके अलावा अगर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो अब वो कैसे ऑनलाइन पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं तो वो कैसे ऑनलाइन पढ़ेंगे। मतलब जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं इट कैन नॉट बी, इट शुड नॉट बी ऑनलाइन, ठीक है, आप नहीं कर सकते उसको। वरना आने वाले समय में, ठीक है आप तो 1 साल की बात बोल रहे हैं, मान लीजिए जो फाइनल ईयर्स में है इस साल में अगर वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं उनका डिसर्टेशन कैसे होगा। तो ये सब ऐसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हैं जिसपे सरकार ने अभी बात नहीं की है। उन्होंने सिर्फ एक ऐलान कर दिया है आगे कि आप जो है अगर संभव हो सके तो चीजों को क्या कर ले, ऑनलाइन मोड पे कर ले। बट ऑनलाइन मोड कुछ सेक्टर्स के लिए फिजिबल होगा, बाकी सेक्टर के लिए फिजिबल संभव नहीं है। और अगर आप संभव करना चाह रहे हैं तो मेरे हिसाब से आने वाले समस्याएं बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। राकेश जी मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके प्रश्न का जवाब दे पाया हूँ, नंबर 1। दूसरा कि यहाँ पे जो मैंने बातें सुनी मुझे कहीं से भी सोल्यूशन नहीं मिला, ठीक है। अमूमन क्या होता है डिबेट में हम लोग केवल समस्या की बात करते हैं, सोल्यूशन पे कोई बात नहीं करना चाहता कि भाई उसका सोल्यूशन क्या करें। अगर घर में समस्या आती तो पिता हमसे क्या बोलते हैं, खर्चे कम करो, ठीक है। गाड़ी से अगर अपने पास 4 व्हीलर है तो आप 2 व्हीलर का इस्तेमाल कर लो, 2 व्हीलर है तो पैदल चले जाओ, तो पिता तो यही बोलेगा ना आपको। तो ये कोई नई बात बताई जा रही है, नई बात हो रही है। ये तो एक बेसिक व्यवहार होता है। ये कि आप तो ऐसी बात व्यवहार होता है, लेकिन आप एक बात तो समझिए, ये तो सेविंग हमेशा होती रहेगी। आप सुनिए, आपको सुन लूंगा, सुनिए, मैंने आपको सुना ना, थोड़ा सा आप मुझे ये सब लोग पैसा बचाने के लिए एक आदर्श भारत के अंदर क्या नया इनोवेशन बता दी, क्या नई चीज बता दी पैसा बचाने के लिए। आप बताइए, क्या मेरे पास 100 रुपए मेरे पास है। अच्छा मुझे आप मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, चलिए आपसे प्रश्न पूछ लेता हूं मैं कि जैसे अगर माननीय मोदी जी ने कहा है कि गोल्ड ना खरीदे, अगर गोल्ड को उन्होंने कहा है, गोल्ड तो ऐसे भी नहीं खरीदा जा सकता है क्योंकि 1 से 2% जो है वो गोल्ड भारत के अंदर होता है, 90% आप इंपोर्ट कर रहे हो, 8% रिसाइकल पे जा रहा है। तो जब आप बाहर से पैसा अननेसेसरी चीजों के लिए पैसा खर्च करोगे तो आपको प्रधानमंत्री मोदी जी मना नहीं करेंगे। दूसरी चीज, पेट्रोलियम के लिए उन्होंने बोला, पेट्रोलियम के लिए क्यों बोला, 88% हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, बाकी हमारे यहाँ पर क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो क्या बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि अगर संभव हो सके तो पेट्रोल आप इस्तेमाल मत करो। मेरा बोलना ये था कि अगर सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन में मैं आपकी चैनल के माध्यम से राकेश जी सजेशन देना चाहता हूं कि जिन लोगों को गोल्ड लेना है वो ईटीएफ में आप जाके क्या कर सकते हैं कि हमारी मम्मियों के पास में या हमारे पास पूर्वजों के पास में जो गोल्ड था वो रोज लेके तो नहीं निकलते हैं ना। तो अगर मोदी जी की बात अगर आप ठीक से समझेंगे तो अगर आपने ज्वेलरीज बनवाई है तो ज्वेलरीज अगर 10 लाख या 15 लाख रुपए की आपके ज्वेलरी तो आप रोज लेके तो नहीं निकल रहे हो, आप सिक्योरिटी के लिए लेते हो। तो आप ईटीएफ में, मैं समाधान की बात कर रहा था यहाँ पर कि अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, गोल्ड में करना है, आप ईटीएफ खरीदिए, आपके पास में फिजिकल गोल्ड नहीं होगा, चोरी होने का प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जब इसको मार्केट में सेल आउट करोगे पूरा पैसा आपको मिलेगा। वहीं पे आप ज्वेलरी रखते हो, आपको चोरी होने का डर होता है। अगर 22 कैरेट की 28 कैरेट की है तो उसके बाद में पूरा पैसा नहीं मिलता। एक मिनट मेरी बात, रहने के फायदे बता रहे ये तो होता रहने की कौन सी बात है उसके अंदर, सही जी। अगर देश के ऊपर समस्या आएगी तो हम पीछे हट जाएं। आपको क्या लगता है, तो आप समाधान बताइए, आप समाधान बताइए, तो समाधान बता रहा हूँ। गोल्ड हमारे यहाँ होता नहीं है तो हम इम्पोर्ट करते हैं, तो उस पर पैसा हम लोग खर्च कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि आप मत करिए। आपको आम आदमी कहाँ खरीद रहा है। उसके बाद में पेट्रोलियम की बात है तो लोग ईवी पे शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे आने वाला। देखिए ये फ्यूचर है, मैं उनकी बात को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि जो समस्या है, आज समस्या हमारे सामने है, उसका हम समाधान कैसे करें, हम उससे लड़े कैसे, समस्या की बात ये। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, बस मैम 1 मिनट की, जैसे हम जो व्हीकल है तो हाइड्रोजन फ्यूल्स है, ईवी व्हीकल्स है। अब आप चाइना को देखो, चाइना फ्यूचर के लिए तैयार है, इंडिया फ्यूचर के लिए तैयार नहीं होना चाहता। क्यों नहीं तैयार होना चाहता? क्योंकि हमारा पैसा हम लोग कहाँ दे रहे हैं, स्वास्थ्य पे नहीं खर्च करते, हम लोग शिक्षा के ऊपर खर्च नहीं करते हैं, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च नहीं करते। क्यों हमें ईवी व्हीकल जो है 2 लाख रुपए खरीदना पड़ रहा है? अगर इसी देश के अंदर हम R&D पे ज्यादा खर्च करेंगे पैसा, तो ये ईवी व्हीकल आपके लिए 50,000 रुपए का हो जाएगा, आप शौक से उसको चलाएंगे। बात सिर्फ इसकी नहीं है, अगर आप भविष्य में चाहते हैं कि आपको फ्यूचर ओरिएंटेड रहना है तो मेरे हिसाब से यहाँ इस समय देश में जो समस्या है, अगर उसका समाधान हम लोग सब साथ में मिलकर करेंगे तो समस्या नहीं होगा। हाँ बोलिए जल्दी से, मोहम्मद तकी जी कंप्लीट करिए, अनिल जी वेट कर रहे हैं बहुत देर से। हाँ देखिए, ये ऐसी बात कह रहे हैं घर में रोटियां नहीं है तो ये भूखे रहने के फायदे गिना रहे हैं। घर में रोटियां नहीं तो रोटी कहाँ से है, इसका समाधान बताइए ना। आप आज कह रहे हैं मेक इन इंडिया, क्या हुआ? मोदी जी मेक इन इंडिया लेके आए थे, क्यों नहीं रिक्शा बना पाए, क्यों नहीं ये समाधान निकाल पाए? और आज चलिए शोरूम के अंदर, मैं अभी कुछ दिन पहले मैं भी इस कोशिश में था कि एक ई बाइक ली जाए,
शोरूम से ई बाइक नजारत है, ई बाइक नहीं मिल रही है, वेटिंग आ गई है, लंबी लंबी वेटिंग चल रही है, तो क्या सब वो ई बाइक अवेलेबल है मार्केट में, लोग खरीद सकें? तो ये सब बातें जो है माइक पे आके बोलना, टीवी पे आके बोलना बहुत आसान होता है, प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल बात होती है। और 14 साल 12 साल मिले सरकार में आपको, आप गुजरात में सालों साल रहे, यहाँ रहे, क्या सोल्यूशन निकाले आपने इतने सालों? एक लंबा पीरियड मिला ना मोदी जी को। मोदी 10 साल गुजरात में थे, अभी 24 साल मिले। 24 साल में गुजरात में कितने लोगों ने ई रिक्शा, ई बैटरी में, ई व्हीकल पे पूरा गुजरात ट्रांसपोर्ट हो गया। ठीक है मोहम्मद तकी जी, चलिए समय की सीमा है। अनिल जी जल्दी से अपनी बात रखिए, कुछ कहना चाह रहे थे? मैं तो सिर्फ इनकी बातों का जवाब देना चाह रहा था। अभी ये मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं। मेक इन इंडिया में पहले हम जो है हर छोटे चीज आयात करते थे, आज हम सुरक्षा सामग्री को निर्यात करते हैं। पहले आयात ही करते थे, अब निर्यात भी करते हैं। इसी तरीके से इन्होंने चुनाव की अपील कर रहे हैं। आप बोल लो, फिर मैं आप बोल लो ना, आप कामयाब रहे, कामयाब रहे, सारी सोल्यूशन निकाल दिया, अपील क्यों करनी पड़ रही है? ठीक है मोहम्मद तकी जी, प्लीज एक मिनट रुकिए। देखिए समय की सीमा है, उनको अपनी बात तो रखने दीजिए, वो जो भी कहना चाह रहे हैं सुन लेते हैं ना, उन्होंने भी सुना ही है। बोलिए अनिल जी जल्दी से, और सबकी बातों का जवाब नहीं आएगा, बहुत संक्षेप में अनिल जी अपनी बात रखिएगा प्लीज। मैं संक्षेप में ये बात कह रहा हूँ कि निश्चित तौर पर हमने कटौती करी है। हमारे नेता मेट्रो में भी चले हैं, हमारे नेता जो है ये एनजीबी में चले हैं, बस में भी चले हैं, साइकिल में भी चले हैं, और हमने विदेशी यात्रा भी रोकी है। हम पूरी तरीके से, सरकार इस काम पर लगी हुई है, और ये देश हित के अंदर फैसला है, तो इस देश हित के फैसले को इनको सबको मानना पड़ेगा। दूसरा, मेरे समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो बोल रहे हैं, वो झूठ बोलने की बात कहते हैं, जनता इनकी बात पर विश्वास नहीं करती, और भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती है, बार बार जिता रही है। ये बात करते हैं कि मोदी मुक्त भारत चाहिए, हम कहते हैं समझदार विपक्ष चाहिए जो देश हित के बारे में सोचे। इनकी सोच और हमारी सोच ये है कि ये मुक्ति की बात करते हैं, देश मोदी जी को, पूरा विश्व मोदी जी को स्वीकार करता है, और जनता इनकी बातों पर पूरी तरीके से इनको नजरअंदाज करती है। नोटबंदी की इन्होंने बात करी है, अगर नोटबंदी जो बंद हुआ तो नकली करेंसी जो देश में पूरी तरह से भर चुकी थी, कैंसर का रूप ले चुकी थी, और उस नकली करेंसी का इलाज करके नोटबंदी करी है। और उसके बाद में पत्थरबाजी पर कितना लगाम हुआ है ये सब लोग जानते हैं। तो पेट में उनके दर्द है जिनके नुकसान हो रहा है। देश की जनता स्वीकार कर रही है, और देश की जनता बिल्कुल सरकार के साथ खड़ी हुई है, और देश की जनता का पूरा सहयोग है। हाँ, जिनके छोटे छोटे हित है ना, और वो छोटे छोटे हितों पर कुठाराघात हो रहा है, तो ये इस तरह की बात कर रही है। धन्यवाद। अनिल जी मुझे ऐसा लगता है, मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ सबसे, कहते हैं ना कि एक वार किसी भी चीज का होगा सह लेंगे, जब सब तरीके से वार होते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम कह रहे हैं हम साइकिल से भी चल लेंगे, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी चल लेंगे, लेकिन बाकी जो चीजें आ रही है ना उसको हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे उसको, क्योंकि फिर आप उसी जगह पे आइए। लोकेश जी ने भी वही कहा, मैंने भी यहीं से स्टार्ट किया था, हर वर्ग के लिए हर सेक्टर पर ये संभव नहीं होगा, और इसको कैसे संभव करना है ये आप प्लान करिए। आप ही को रूपरेखा बनानी है, आप ही के पास शक्तियां हैं, आप ही के पास पावर है, जो कुछ भी हो रहा है वहां इंटरफेरेंस कर सकते हैं तो भारत बिल्कुल कर सकता है। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी, तो अब हम उससे निपटने की प्लानिंग यदि कर रहे हैं तो करना तो आपको ही है, लेकिन सारी अपील सब लोग एक्सेप्ट करके इस समाधान को निकाल लेंगे, इस वैश्विक संकट से उबर जाएंगे, सर ये बहुत मुश्किल है, और इसको एक्सेप्ट करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। चलिए समय की भी सीमा, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबके अपने अपने मत हैं, पक्ष और विपक्ष की अपनी ही बातें होंगी। कोई जो पक्ष है वो सराहना करेगा कि बहुत अच्छी अपील है, हमें ऐसा करना चाहिए, देश हित की बात है। विपक्ष को लगता है कि इन सारी अपील के माध्यम से आप सारी चीजों का समाधान नहीं निकाल पाएंगे। और जेन्युइनली यदि हम समझने की कोशिश करें तो देखिए बात वही है, जो काफिले में कटौती है, हम और आप जैसे लोग भी यदि साइकिल से चलने लगेंगे या स्कूटर से चलने लगेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बाकी सेक्टर का क्या? आपने वर्क फ्रॉम होम बोला, विदेशी यात्रा को बोला, आपने गोल्ड के लिए बोला, हर जगह पे कोशिश की जा सकती है, लेकिन क्या हर वर्क कर पाएगा? अब ये भी सोचिए, तो हर पहलू पर एक इम्प्लीमेंटेशन कैसे कराएंगे, उसका क्या प्रारूप होगा और ये कितना सक्सेस होगा, और ओवरऑल सिनेरियो जो निचोड़ निकलेगा वो ये है कि क्या वाकई हम उस संकट से उबरेंगे जहां पे आज हम हैं, तो फिर सारी चीजें करने के लिए राजी हैं। तो ये सारी चीजें सामने आनी चाहिए। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।